मानवता का दर्द कहेंगे, माटी की बात कहेंगे, हम अपने इस कालखंड का पूरा इतिहास कहेंगे। मानवता का दर्द कहेंगे, माटी की बात कहेंगे, हम अपने इस कालखंड का पूरा इतिहास कहेंगे। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज मंथन में हम बात करेंगे एक काले दिन की, यानी भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस। जी हां, आज ही के दिन 47 साल पहले 25 जून 1975 को हमारे हंसते खेलते हुए लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। रात के ठीक 12 बजे देश में अचानक इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा दिया गया था। आज ही का दिन था 25 जून। इस आपातकाल के नियम इतने उल जुलूल बनाए गए थे कि किसी ने यदि सरकार के विरुद्ध एक भी शब्द बोल दिया तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता था। आपको पता है उस समय सोशल मीडिया था नहीं, टीवी मीडिया भी नाम मात्र को था, एक सरकारी टीवी होता था। रेडियो और समाचार पत्र ही ऐसे साधन थे जिनके द्वारा हमें और आपको, पूरे देश को समाचार प्राप्त होते थे। समाचार पत्रों के दफ्तरों में सरकारी कर्मचारी और उनके अधिकारी बैठा दिए गए थे। एक एक खबर को सेंसर किया जाता था। सरकार जो चाहती थी अखबार में बस वही छपता था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद कालखंड है। जब 26 जून 1975 को पूरे देश ने रेडियो पर अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आवाज में आपातकाल की घोषणा के बारे में सुना तो सारा देश मानो भौचक्का रह गया हो। ऐसा लगा कि रात में कोई बड़ा बम फोड़ दिया गया है, लोकतंत्र को कुचल दिया गया है। असल में आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही पड़ गई थी। उस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने, संसाधनों का दुरुपयोग करने, भाई भतीजावाद करने और तमाम इसी तरह के आरोपों में दोषी पाया था। और इस दोष को मानते हुए हाई कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी भी लगा दी थी, यानी वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकती और किसी पद पर नहीं रह सकती। तो इसका नतीजा ये होना था कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दरअसल यह मामला जनता पार्टी के उस समय के नेता राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में हार जाने के बाद, वो इंदिरा गांधी से चुनाव हार गए थे, चुनाव हार जाने के बाद एक मामला हाई कोर्ट में दाखिल किया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उसी मामले में यह फैसला सुनाया था कि इंदिरा गांधी ने पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, चुनाव आचार संहिता को भंग किया है, लिहाजा उनके चुनाव को नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को तो बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को एक राहत दे दी। राहत यह कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बनी रह सकती हैं। बस फिर क्या था, आनन फानन में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर डाली। इमरजेंसी की घोषणा होते ही
जयप्रकाश नारायण सरीखे नेताओं ने साफ घोषणा कर दी कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दे, इंदिरा गांधी इस्तीफा दे, गद्दी छोड़े, और पूरे देश में हड़तालें हो गई। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जनता सड़कों पर उतर आई, लेकिन इंदिरा गांधी आसानी से सिंहासन खाली करने के मूड में नहीं थी। उनके पुत्र, जिनके बारे में कहा जाता था कि सत्ता की असली चाबी उनके पुत्र संजय गांधी के पास है, संजय गांधी कतई नहीं चाहते थे कि उनकी मां के हाथ से सत्ता जाए। उधर विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था। विपक्ष का प्रयास था कि इंदिरा गांधी कुर्सी छोड़े। नतीजा यह हुआ कि इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू कर दिया। आधी रात को इंदिरा गांधी ने, ठीक आधी रात को, उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी से आपातकाल के फैसले पर जबरन दस्तखत करवा लिए। इस मामले में दस्तखत उन्होंने अपनी मर्जी से किए या करवा लिए गए, यह मामला भी विवादों का विषय है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जबरन साइन कराए गए, कुछ कहते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद तो दरअसल इंदिरा गांधी के अनुयायी थे और उनके कहने से उन्होंने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही आपातकाल लगा, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। सरकारी मशीनरी विपक्ष के आंदोलन को कुचलने में लग गई। विपक्ष के तमाम नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। संजय गांधी की मनमानियां चरम सीमा पर पहुंच गई। उनके इशारे पर न जाने कितने पुरुषों को जबरन पकड़ पकड़ करके उनकी नसबंदियां करा दी गई। सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेल खाने में बदल दिया। अफरा तफरी का आलम था। विपक्ष के सब नेता जेलों में ठूस दिए गए। कोई एक शब्द भी सरकार के खिलाफ बोलता था तो उसको उठा करके सीधे जेल में डाल दिया जाता था। अनेक पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, संपादकों को जेलों में डाल दिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। इमरजेंसी में जीने तक के हक को छीन लिया गया था। मायने हालात इतने बदतर थे कि शायद तानाशाही के जमाने में भी किसी देश ने ना देखे हों। इसी बदतरता को लेकर के हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में अपनी गलती मानी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2011 को स्वीकार किया एक फैसले में कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। यह वही हनन था जिसमें सरकार जो चाह रही थी वही हो रहा था। उधर जयप्रकाश नारायण की लड़ाई निर्णायक मोड़ तक पहुंच गई और फिर हुआ यह कि 1977 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ। चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई। जिस कांग्रेस का पूरे देश में डंका बजता था, उस कांग्रेस को मात्र 153 सीटों पर सिमट जाना पड़ा। 23 मार्च 1977 को 81 ईयर्स की उम्र में मोरारजी भाई देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। यह सरकार आजादी के 30 साल बाद गैर कांग्रेसी सरकार थी, नहीं तो लगातार कांग्रेस की सरकारें इस देश में चल रही थी। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और यह सरकार पैदा कहां से हुई? यह सरकार पैदा हुई इमरजेंसी की कोख से। इमरजेंसी में जो अन्याय हुआ, जो जातियां हुई, जो जुल्म हुआ, उसके खिलाफ
पूरी देश की जनता उठ खड़ी हुई, सड़कों पर आ गई और चुनाव में जनता ने तमाम जातियों का बदला लेकर कांग्रेस को गद्दी से बेदखल कर दिया। इस प्रकार जनता ने उस काले दिन, उस काले फैसले का बदला भी ले लिया। फिर जो हुआ, जनता पार्टी की सरकार कैसी चली, क्या हुआ, उसने कैसा काम किया और इस देश का क्या हुआ, इस मुद्दे पर फिर किसी दिन आपसे विस्तार में बात करेंगे। आज बस इतना ही। इमरजेंसी के उस काले दिवस को याद करते हुए उन तमाम नेताओं के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं जिन्होंने उस समय जेल की यातनाएं भोगी थी। यह अलग बात है कि आज हम उनको स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भी दे रहे हैं। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का ध्यान रखना, खूब आनंद में रहना, किंतु देश का भी ध्यान रखना। आप खुश रहेंगे तो समाज खुश रहेगा, समाज खुश रहेगा तो ये देश खुश रहेगा, देश खुश रहेगा तो पूरी मानवता खुश रहेगी। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।